हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी साक्षी जैन। सो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसका अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सोसाइटल इन्फॉर्मेशन ऑन महाजनपद, ठीक है। देखिए, महाजनपद हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो टोटल 16 महाजनपद हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सोसाइटल इन्फॉर्मेशन, टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, तो वो हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम महाजनपद पे 360 डिग्री ऑलमोस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर और रहेगा महाजनपद पे। हम अभी कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 600 BC की, ठीक है। 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC में ही एक तो महाजनपद पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, नए रिलीजन्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है, कुछ नए रिलीजन्स और जो कुछ पहले के जो रिलीजन्स चलते हुए आ रहे थे, ठीक है, उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ इस टाइम पीरियड में, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है, आजीविका, चारवाक, ऐसे ऐसे अराउंड टोटल 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो हैं वो इस टाइम पे इमर्ज हुए, ठीक है। तो अब जो सोसाइटल इन्फॉर्मेशन है महाजनपद की, उसको हम और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री महाजनपद भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें लेक्चर के दौरान कुछ टर्म्स आने वाली हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महाजनपद पीरियड जो है उसको हम, दिस पीरियड इज ऑफन टर्म्ड एज पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड भी इसको बोलते हैं। अब फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड कौन सा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड कौन सा है? महाजनपद पीरियड। अब इसको हम अर्बनाइजेशन पीरियड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, महाजनपद पीरियड टाइम में भी क्या हुआ है? देखिए, एग्रीकल्चर सरप्लस था सबसे पहली बात, ठीक है। तो अर्बनाइज होने के लिए किसी भी रीजन को, ठीक है, किसी भी एरिया को, सबसे पहले वहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे देयर शुड बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस, ठीक है। एग्रीकल्चर से ऊपर, फिर एक बार एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उसके ऊपर क्या, नए प्रोफेशंस बिल्ड करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट्समैन विल इमर्ज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि मैनी काइंड ऑफ रिलीजन्स और बिलीव्स, ठीक है, और फेथ्स एग्जिस्ट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है, देखिए, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था हमने, ठीक है, अलग अलग फेथ थे वहाँ पे। जैसे हमने बरियल सिस्टम से पढ़ा था, या फिर हमने रिचुअल्स से पढ़ा था। कुछ मातृ देवी को, है ना, मदर गॉडेस को पूजते थे, कुछ पशुपति शिव को पूज रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग एनिमल वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग फायर वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग वाटर वर्शिप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही इस टाइम पीरियड में भी हमने अभी पढ़ लिया है रिलीजन्स के बारे में। ब्राह्मणिकल रिलीजन्स के से अलग, ठीक है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से अलग वहाँ पे कुछ नए हेटेरोडॉक्स सेक्ट भी इमर्ज हो रहे थे, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। और अर्बनाइज होने के लिए क्या होना चाहिए? अर्बनाइज होने के लिए यू नीड टू हैव अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी? यूजुअली सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो महाजनपद पीरियड में हम पढ़ चुके हैं, दो तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। वन वॉज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन वॉज कौन सी? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द 16 महाजनपद्स कुछ रिपब्लिकन थी और कुछ मोनार्कियल थी, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम मटेरियल लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल लाइफ में मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया कि महाजनपद पीरियड इज ऑफन टर्म्ड एज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो कुछ तो फैक्टर्स ये थे, एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, पॉलिटी वाले, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले, या फिर रिलीजन्स वाले, या फिर डिफरेंट प्रोफेशंस वाले। अब कुछ और फैक्टर्स हैं इसके, तो वो हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहली बात, पॉटरी, ठीक है। इस टाइम पीरियड में पॉटरी कैसी थी? NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कौन सी पॉटरी थी? नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ओके। तो ये पॉटरी कैसी है? इट इज़ अ वेरी ग्लॉसी एंड शाइनिंग पॉटरी, ठीक है। कैसी है? वेरी ग्लॉसी एंड शाइनिंग टाइप ऑफ पॉटरी। तो क्या होता था, देखिए, दो तरीके की पॉटरी होती थी। एक थी बहुत क्रूड फॉर्म की पॉटरी, ठीक है, तो वो ऐसी पॉटरी होती थी जिसको लोग आमतौर पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और क्या होता था, और ऐसी पोट्री होती थी NBPW जैसी, ठीक है, जो कि ग्लॉसी और शाइनिंग टाइप की होती थी, दैट केटर टू द रिचर क्लास, ठीक है। तो रिच सेक्शन जो है वो इस टाइप की पोट्री यूज़ करता था। नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कौन से टाइम पीरियड में आई? महाजनपद टाइम पीरियड में आई। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना।
नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज गिल्ड सिस्टम। गिल्ड के बारे में लेटर वैदिक पीरियड में भी आपको बता चुकी हूँ। गिल्ड क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग ट्रेडिंग में या बिजनेस में, किसी तरीके के बिजनेस में, कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो अपना एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेते थे, अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते थे। ठीक है, तो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, उस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक गिल्ड कहा जाता था। और जो लेटर वैदिक एज से ही ये चलता आ रहा था गिल्ड सिस्टम। लेटर वैदिक एज में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जैसे श्रेणी, पूरा, नगर, निगम, श्रेष्ठी इवन। ठीक है, तो अलग अलग नामों से इस गिल्ड सिस्टम को बुलाया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, व्हाट इज पूरा, व्हाट इज नगर, निगम इन टर्म्स ऑफ महाजनपद पीरियड। ये इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थशास्त्र की इन्फॉर्मेशन। देखिए, अर्थशास्त्र की इन्फॉर्मेशन अबाउट गिल्ड सिस्टम, ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इन श्रेणी, पूरा, नगर, निगम, इनके बारे में अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। इनके बारे में ये मेंशन है कि जो गिल्ड्स हैं वो अपने आप को किंग्स के पास रजिस्टर करवाते थे। ठीक है, गिल्ड्स यूज टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द किंग्स एंड आफ्टर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द किंग, एक बार गिल्ड ने किंग्स के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवा दिया तो क्या होता था, वहाँ से उनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाती थी। ठीक है, क्या मिलता था? इंटरनल ऑटोनॉमी। अब ये इंटरनल ऑटोनॉमी क्या है? दीज आर राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड जुडिशियल मैटर्स। ठीक है, मतलब अब जो गिल्ड सिस्टम है वो रेवेन्यू और जुडिशियल मैटर्स अपने आप हैंडल करेगा खुद से, स्वतः। ठीक है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि गिल्ड के पास क्या राइट्स थे? दे हैड राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड जुडिशियल मैटर्स, बट what they had to do for this is they had to register themselves with the king। एक बार किंग के पास जाके रजिस्टर करवा लिया तो उसके बाद फिर उनको ये राइट्स मिल जाते थे। अब रेवेन्यू राइट्स का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उस टाइम पीरियड में, महाजनपद पीरियड में, जो मनी इकोनॉमी थी, ठीक है, किस टाइप के मनी यहाँ पे सर्कुलेट हो रहे थे? दैट इज पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स एक तरीके से सिल्वर प्लेट होती थी। ठीक है, उसके ऊपर पंच से मार्क कर दिया जाता था। ठीक है, और पंच में कोई भी सिंबल या कोई एनिमल फिगर या इस तरीके की कुछ भी फिगर बनी होती थी। ठीक है, तो दीज आर पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, अब इस टाइम पे पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स तो ऑब्वियसली नाम नहीं होगा। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो अब यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है? यहाँ पे वो टर्म क्या है जो यूज़ हो रहा है इन पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स के लिए? दैट इज पण और कर्चपण। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पण और कर्चपण क्या है? दीज आर द कॉइन्स। ठीक है, यूज्ड इन द महाजनपद पीरियड। कौन से कॉइन्स हैं? पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स हैं। अब ये याद रखना कि ये जो कॉइन्स हैं ये इस टाइम पे कौन इशू करवा रहा है? ये इस टाइम पे गिल्ड्स इशू करवाते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं यही जो है ये कॉइन्स इशू करवाते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द राइटिंग। अब देखो, इस टाइम पीरियड में 600 BC ऑनवर्ड्स, ठीक है, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, महाजनपद के टाइम पीरियड की ही बात है कि राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इससे पहले जो हमने वैदिक टाइम पीरियड पढ़ा था उसमें क्या था? वैदिक टेक्स्ट पढ़े थे हमने, श्रुति, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? श्रुति वॉज क्या था? श्रुति वॉज टू हियर। ठीक है, कि वो जो है ओरल फॉर्मेट में एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही थी। पर यहाँ पे क्या है? इस टाइम पीरियड में राइटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब राइटिंग की देखिए, राइटिंग किस चीज़ में मदद करेगा? राइटिंग मदद करेगा टैक्स असेसमेंट में। एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया तो आप अच्छे से टैक्स असेस कर सकते हो और कलेक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होगा। अर्लीस्ट बुक क्या है? देखिए, राइटिंग में अर्लीस्ट बुक संस्कृत बुक, दिस इज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामेटिकल बुक। ठीक है, कौन सी है? अष्टाध्यायी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अष्टाध्यायी। और किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, सो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। दिस इज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामेटिकल बुक। ठीक है, फर्स्ट संस्कृत बुक ऑन ग्रामर। ठीक है, व्याकरण पे, संस्कृत की व्याकरण पे सबसे पहली बुक थी अष्टाध्यायी की, पाणिनि। ठीक है, किस टाइम पीरियड में लिखी गई? महाजनपद टाइम पीरियड में लिखी गई। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द विलेज लाइफ ऑफ महाजनपद। देखिए, विलेज लाइफ में हमें 3 टाइप के विलेजेस पढ़ने हैं। अब जो पाली टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट में भी स्पेसिफिकली विनय पिताका, ठीक है, विनय पिताका ने 3 टाइप्स के विलेजेस मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वो 3 टाइप के विलेजेस कौन से हैं? देखिए, इस तरीके के विलेजेस हैं, एक तो कोर विलेज है, एक सराउंडिंग विलेज है और एक बॉर्डर विलेज है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते थे। ठीक है, पहले सेंटर में कोर, फिर उसके सराउंडिंग इज द सराउंडिंग विलेज, और सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे। ठीक है, कौन सी है? बॉर्डर विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कोर विलेज में कौन होते थे? कोर विलेज में ऐसे लोग होते थे, ठीक है, पीपल
ऑफ मैनी कास्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग कहाँ पे, कोर विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। और कोर विलेज जो है दैट इज़ हेडेड बाय ग्राम भोजक, ठीक है, और ग्रामीणी, ऑल्सो ग्रामिका, ठीक है। तो ग्रामिका ये भी आएगा, तो ग्रामिका, ग्राम भोजक, ग्रामीणी, ये क्या है, दीज आर द पीपल, दीज आर द हेड्स ऑफ द कोर विलेज, ठीक है, हेड ऑफ द कोर विलेज। तो इन तीनों नाम से बुलाया जाता था, ग्राम भोजक, ग्रामीणी और ग्रामिका, ठीक है। इनका काम क्या होता था, एक तो लॉ एंड ऑर्डर देखना और दूसरा टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, उस जगह का लॉ एंड ऑर्डर संभालना और वहाँ के टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम होता था, ठीक है। किनका काम होता था, ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका का। किसकी बात कर रहे हैं, कोर विलेज की बात कर रहे हैं। कोर विलेज में कौन रह रहा है, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। अब सराउंडिंग विलेज की बात करते हैं। सराउंडिंग विलेज में कौन रहते हैं, डिफरेंट क्राफ्ट्समैन, ठीक है, अलग अलग क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो क्राफ्ट्समैन हैं ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी अलग अलग प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट्स भी हैं। दिस सराउंडिंग विलेज एक्टेड एज मार्केट फॉर अदर विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, लोग आके अपना सामान बेच सकते थे, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ये जो सराउंडिंग विलेज है दे ऑल्सो कनेक्टेड द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, और रूरल और अर्बन एरियाज को कनेक्ट करने का काम करती थी सराउंडिंग विलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स द बॉर्डर विलेज। बॉर्डर विलेज में कौन रह रहे हैं, नॉन आर्यन पीपल। नॉन आर्यन पीपल कौन से हैं, नॉन आर्यन पीपल हैं इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल। ये ऋग्वेदिक टाइम से बता रही हूँ कि ऋग्वेदिक टाइम से ही जो नॉन आर्यन पीपल हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस पीपल, मतलब जो पहले से ही यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। तो बॉर्डर विलेज पे हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, बॉर्डर विलेज जो है इसके बिल्कुल एकदम इसके लिमिट पे क्या आता है, फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। जो बॉर्डर विलेज हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉर्डर विलेज सिचुएटेड ऑन द लिमिट्स ऑफ कंट्री साइड, ठीक है, लिमिट्स ऑफ कंट्री साइड विच मर्ज इनटू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो नॉन आर्यन पीपल हैं, जो नॉन आर्यन बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या फिर जो इंडिजीनियस पीपल हैं, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाते थे। फॉरेस्ट की रिसोर्सेज जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, या फिर जो भी लकड़ी का सामान है या फिर पेड़ों से जो भी आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करते थे टू द सराउंडिंग विलेज, ठीक है। अब सराउंडिंग विलेज उन रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ क्राफ्ट्समैनशिप अपना कुछ दिखाएंगे, ठीक है, कुछ क्राफ्ट उससे बनाएंगे, और वो क्या करते थे, इसको जो है कोर विलेज को सप्लाई करते थे। कोर विलेज इन टर्न यहाँ पे क्या करेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सराउंडिंग विलेज में देगा, और जो सराउंडिंग विलेज है वो किसको पास ऑन कर देगा, बॉर्डर विलेज पे। तो एक तरीके से इनमें क्या है, एक तरीके से एक गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, ठीक है, कोर विलेज, सराउंडिंग विलेज और बॉर्डर विलेज में, ठीक है। इतना आगे समझ। तो कोर विलेज में कौन है, पीपल विद डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज। सराउंडिंग विलेज में पीपल ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्समैन, ठीक है, एंड बॉर्डर विलेज में देर आर नॉन आर्यन पीपल, ठीक है, इंडिजीनियस ट्राइब, ठीक है। और ये मेंशन कहाँ है, ये मेंशन है विनय पिताका में, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस, किसकी बात कर रहे हैं, महाजनपद पीरियड की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कोर विलेज को कौन हेड करता था, ग्राम भोजक, ग्रामीणी और ग्रामिका। फिर नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द महाजनपद पीरियड। तो अब देखिए, अर्ली वैदिक एज में सबसे पहले हम बलि की बात करेंगे। व्हाट इज दिस बलि, ठीक है। टैक्स में देयर वाज अ काइंड ऑफ टैक्स दैट इज बलि। अब अर्ली वैदिक एज में, जो कि ऋग्वेदिक एज है, उस टाइम पे जो बलि थी, बलि वॉज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट प्रेजेंटेड टू द किंग, ठीक है, एक ट्रिब्यूट की तरह थी। मतलब क्या था, ये वॉलेंट्री था। मतलब अगर सबसे पहले तो देखिए कि ये कौन पे करता था, दीज वर पेड बाय ट्राइब्समैन टू देयर चीफ, ठीक है। तो ट्राइब्समैन अपने चीफ को पे करते थे, ठीक है, और पे भी कैसे कर रहे हैं, एज अ ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, वॉल्यूंट्री है। जब भी कोई ट्राइब्समैन अपने चीफ से मिलने जाएगा तो ये उसकी मर्जी है, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो ट्रिब्यूट ले जाए, वो बलि ले जाए, और ना चाहे तो नहीं भी ले जा सकता। इट वॉज कम्प्लीटली वॉल्यूंट्री, ठीक है। लेटर वैदिक एज में आते आते इस बलि को मैंडेटरी टैक्स का रूप दे दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो पीजेंट्स हैं, अगर वो किंग के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो पीजेंट को मैंडेटरी बलि जो है ये प्रेजेंट करनी पड़ेगी किंग को, ठीक है। लेटर वैदिक एज में इट बिकेम मैंडेटरी टैक्स, बलि बिकेम मैंडेटरी टैक्स। अब महाजनपद पीरियड में आते आते
एक ऑफिशियल अपॉइंट कर दिया गया, मतलब इतना मैंडेटरी था और इस लेवल पे जो बलि टैक्स आ रहा था कि इसके लिए एक अलग ऑफिसर बना दिया गया, बलि साधक नाम का। ठीक है, ये बलि साधक नाम का ऑफिसर क्या करता था, ही यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस। ठीक है, कौन सा टैक्स, बलि टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड सेंड इट टू द किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट शुल्काध्यक्ष। ठीक है, शुल्काध्यक्ष। सो बेसिकली इट वॉज अ पोस्ट। ठीक है, एक ऑफिसर का पद है शुल्काध्यक्ष। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते थे, अब ट्रेडर्स अगर कभी भी किसी भी शहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो गेट पे ही उसको ये टोल टैक्स काइंड ऑफ देना होता था। ठीक है, ट्रेडर्स हैड टू पे दिस टोल टैक्स एंड विच वॉज कलेक्टेड बाय द ऑफिशियल नेम्ड शुल्काध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो टोल टैक्स है, ये जो टोल टैक्स जो ट्रेडर को देना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन ही इज एंटरिंग और एग्जिटिंग अ सिटी, तो उस ऑफिसर का नाम क्या होगा, शुल्काध्यक्ष, जिसको वो टैक्स पे करना है। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द पीजेंट्स। पीजेंट्स को कितना टैक्स पे करना होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जितना भी उन्होंने बोया है, तो जितना भी उन्होंने उगाया है अपनी फील्ड पे, उसका 1/6 जो है वो पीजेंट को पे करना होता था। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो पीजेंट है, ये पीजेंट ये जो टैक्स है ये कैश में भी पे कर सकता था और काइंड में भी पे कर सकता था। ठीक है, सो ही कुड पे दिस टैक्स इन बोथ कैश एंड काइंड। ओके, तो अब क्या होता है, देखिए कैश एंड काइंड का मतलब बेसिकली यही है कि वो पैसों में भी पे कर सकता है। ठीक है, जो 5 सिल्वर कॉइन्स है जैसे, तो उस कैश में, उस मनी में भी पे कर सकता है वो टैक्स। और काइंड क्या है कि जो वो उसने प्रोड्यूस, जो भी उसने उगाया है वहाँ पे अपनी फील्ड पे, ठीक है, तो उसका भी कुछ पार्ट जो है वो पे कर सकता था किंग को। नेक्स्ट पॉइंट इज विलेजेस ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स एंड लार्ज मर्चेंट्स हैड टू पे नो टैक्स। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण्स और लार्ज मर्चेंट्स को कई बारी किंग्स जो हैं कुछ विलेजेस ग्रांट करते थे। ठीक है, और ऐसे ब्राह्मण्स और लार्ज मर्चेंट्स को टैक्स पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए किंग जो है वो ब्राह्मण्स और लार्ज मर्चेंट्स को क्या कर रहा है, विलेजेस भी ग्रांट कर रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ उनसे टैक्स भी नहीं मांग रहा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये प्रश्न तो आया होगा दिमाग में। तो अब देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 तरीके के विलेजेस होते हैं, तो सबसे बॉर्डर पे कौन सा है, बॉर्डर विलेज है। ठीक है, तो देयर आर मैनी बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, बॉर्डर पे कौन से, बहुत सारे बॉर्डर विलेज हैं। अब क्या होता था, किंग जो है वो ब्राह्मण्स को, लार्ज मर्चेंट्स को यहाँ पे कुछ विलेजेस जो हैं वो ग्रांट कर देता था कि ठीक है भाई आप रहो यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्हें वो ग्रांट क्यों किया, मतलब वो विलेज जो है वो दे ही क्यों दिया, वो पूरा का पूरा विलेज ब्राह्मण्स को, लार्ज मर्चेंट्स को क्यों दिया पूरा विलेज। ठीक है, अब उसके पीछे कारण क्या है, देखिए उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे जो ट्राइब रह रही है वो अपना कल्चर फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पे क्या कर रही है, अपना कल्चर फॉलो कर रही है। तो सबसे पहली बात किंग क्या कहता था कि ब्राह्मण्स को कि ठीक है आप इन लोगों को आर्यनाइज करो। तो सबसे पहले तो आर्यनाइजेशन वॉज वन मेन फैक्टर बिहाइंड ग्रांटिंग दीज विलेजेस टू ब्राह्मण्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा मेन फैक्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर दूसरा मेन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, लोग जो हैं अपनी तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसा एग्रीकल्चर, जैसे झूम कल्टीवेशन हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, है ना, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ा होगा, स्लैश एंड बर्न, झूम कल्टीवेशन। तो अब क्या है, उससे कुछ खास रेवेन्यू किंग के पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब किंग को अगर रेवेन्यू चाहिए तो किंग क्या करता है, यहाँ पे लार्ज मर्चेंट्स को बोलता है कि यहाँ पे आप जो है लोगों को एग्रीकल्चर सिखवाओ। ब्राह्मण्स को बोलता है यहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर सिखाओ, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली किंग के पास रेवेन्यू तो आएगा, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ेगा यहाँ से, है ना। तो सबसे पहला क्या टास्क उनका अचीव हुआ, आर्यनाइज करा दिया उन्होंने। दूसरा क्या अचीव हुआ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, तो फिर किंग के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। ठीक है, किंग का रेवेन्यू भी राइज करेगा। ठीक है, तो 2 मेन फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से किंग जो है ब्राह्मण्स को, लार्ज मर्चेंट्स को ऐसी विलेजेस ग्रांट करता था। ठीक है, जिनसे वो डायरेक्टली टैक्स नहीं लेता था। ठीक है, किंग जो है यहाँ से डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा है, ब्राह्मण से और लार्ज मर्चेंट से डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा है। ठीक है, और वहाँ से रेवेन्यू ऑल इन ऑल जा रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में महाजनपद पीरियड में हमने पढ़ लिया है देर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गण संघ भी बोलते हैं, है ना। तो मोनार्कियल और रिपब्लिकन हमने देख लिया है। जो महाजनपद वाली जो लेक्चर है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो अब वहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार और रिवाइज कर सकते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो गण संघ वाली जो गवर्नमेंट है वो कौन सी थी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द किंग, ठीक है। किंग को जो है हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस अकॉर्ड किया जाता था, ठीक है। और किंग के अपने कुछ ऑफिशियल्स होते थे जिनको बोलते थे अमात्यास, महामात्रास, दीज वर मिनिस्टर्स, ठीक है। अमात्यास, महामात्रास मंत्री, फिर सेना नायक वॉज अ कमांडर, ठीक है, ऑफ आर्मी, फिर चीफ अकाउंटेंट होता था, जज होता था, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स होते थे किंग के खुद के। फिर फ्यू स्टेट्स इन्हीं ऑफिशियल्स को कहा जाता था, इन्हीं ऑफिशियल्स को एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज़ आयुक्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया है, जो ग्रामीणी है, ठीक है, ग्रामीणी या फिर ग्राम भोजक या ग्रामिका, ये अभी हमने देखा है, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ कोर विलेज, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ महाजनपद। देखिए रिपब्लिकन सिस्टम मैंने महाजनपद वाली जो वीडियो है उसमें बताया कि व्हाट इज़ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द महाजनपद पीरियड, ठीक है। क्या होता था कि कई सारे राजा एक साथ मिलके रूल करते थे, ठीक है। इट वॉज द काउंसिल ऑफ किंग्स, ठीक है, हु यूज टू डिसाइड ऑन द मैटर्स, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो रिपब्लिकन है मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोस्टली फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में, जैसे मल रिपब्लिक, वज्जी रिपब्लिक, ठीक है। तो मल वज्जी ये दोनों क्या है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। सो ऐसे महाजनपद जिनके रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोस्टली कहाँ सिचुएटेड है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। फिर यहाँ पे कौन से ऑफिशियल्स होते हैं, उपराजा, ठीक है, सेनापति, बंधन गारिका, ठीक है। उपराजा आप समझ रहे हो, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टाइप। फिर जो सेनापति हैं अगेन कमांडर ऑफ आर्मी। फिर बंधन गारिका, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, बंधन गारिका कौन है, ही यूज टू बी द हेड ऑफ जेल और हेड ऑफ आर्सेनल, ठीक है। सो ही यूज टू बी द हेड ऑफ जेल और हेड ऑफ आर्सेनल। आर्सेनल कौन सी जगह होती थी, जहाँ पे मोस्टली जो वेपन्स हैं वो रखे जाते थे, ठीक है। तो जेल और आर्सेनल दोनों ही आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि बंधन गारिका कौन है, ऑफिसर कौन है। फिर अगर हम रिपब्लिकन सिस्टम की ही बात करें तो रिपब्लिकन सिस्टम में स्मॉल राजाज मेंटेन देयर ओन आर्मी, क्योंकि बहुत सारे राजा हैं, ठीक है, जो एक साथ मिलके रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो हर राजा जो है वो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, ठीक है। और एक और बात याद रखने की है कि ब्राह्मण्स डिड नॉट सपोर्टेड रिपब्लिकन सिस्टम, तो ब्राह्मण्स ने रिपब्लिकन सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। रीज़न बीइंग, देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, जो जैनिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म है, दे बोथ समवेयर सपोर्टेड द रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि जो लॉर्ड महावीर ऑफ जैनिज़्म एंड गौतम बुद्ध ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, इन दोनों ने ही जो अपना फाइनल मोक्ष अटेनमेंट है, जो निर्वाण है, लॉर्ड महावीरा ने कहाँ प्राप्त किया था, पावापुरी में, ठीक है, विच इज़ अगेन इन द मल रिपब्लिक, ठीक है। एंड बुद्धिज़्म में जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने भी जो अपना महापरिनिर्वाण है, जो मोक्ष प्राप्त किया है, वो कहाँ से किया है, दैट इज़ फ्रॉम वेयर, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वो भी मल रिपब्लिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो कहाँ से किया है वो आप मुझे बताइए। तो इन दोनों ने क्या किया है, मल रिपब्लिक से ही इन्होंने अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो है, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब जैनिज़्म बुद्धिज़्म जो है इन्होंने भी रिपब्लिकन जो सिस्टम है वही एक्सेप्ट किया था अपनी लाइफ में, और ये क्या थे, ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ थे, ठीक है। तो ब्राह्मणा ने कहीं ना कहीं इनको रिपब्लिकन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लीगल एंड सोशल सिस्टम। तो देखिए जो इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम है वो इसी टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम कैसे याद रखोगे कि जो धर्मसूत्र जो इस टाइम पे लिखे गए, उन्होंने हर वर्ण की ड्यूटी बताई, ठीक है,
कि हर वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इनकी अपनी ड्यूटी क्या है, इनका अपना धर्म क्या है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉ होगा वो भी वर्ण पे ही आधारित होगा, ठीक है। जस्टिस विल बी बेस्ड ऑन वर्ण, ठीक है। जस्टिस विल बी बेस्ड ऑन वर्ण का मतलब क्या है, द हायर द वर्ण ना, द प्योरर इट वॉज, कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप बहुत प्योर हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी शूद्रा ने कोई क्राइम किया है और सेम क्राइम अगर वैश्य ने किया है, तो वैश्य को जो है, वैश्य को जो पनिशमेंट है वो कम मिलेगी, ठीक है, कम इंटेंसिटी की होगी या कम टाइम की होगी इन कंपैरिजन टू द शूद्र, ठीक है। तो उन्होंने कहा है द हायर द वर्ण द प्योरर इट वॉज, तो जस्टिस क्या है, वर्ण बेस्ड है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और शूद्रास पे अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ है वो इम्पोज कर दी गई थी, ठीक है, महाजनपद पीरियड में। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी नहीं है। सोशल मोबिलिटी मतलब कि एक ब्राह्मण जो है, देखिए जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से 4 वर्णों में डिवाइडेड है इंडियन सोसाइटी। तो सोशल मोबिलिटी जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में थी, इसका मतलब क्या था कि अगर ब्राह्मण अपना प्रोफेशन चेंज कर दे तो वो क्षत्रिय बन सकता है, या शूद्र अपना प्रोफेशन चेंज कर दे तो एक क्षत्रिय बन सकता है, ठीक है, शूद्र अपना प्रोफेशन चेंज कर दे तो वैश्य बन सकता है। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में ये सोशल मोबिलिटी थी, इंसान जो था वो सोशली मोबाइल था, ठीक है। तो ये कब की बात है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की बात है। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में क्या होता था, यहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी आ गई थी इधर शूद्र वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया भी था लेटर वैदिक टाइम पीरियड की, अगर आप वीडियो देखें तो उसमें बताया था कि जो शूद्र वर्ण है उसको जो उपनयन संस्कार है ना, वो करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उपनयन संस्कार। तो शूद्र वर्ण जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता था उपनयन सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी आ गई थी। अब महाजनपद पीरियड आते आते क्योंकि धर्मसूत्र लिखे गए थे, तो सबकी ही, हर वर्ण की क्या हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी डिफाइन कर दी गई, ठीक है, और उसको और रिजिड बना दिया गया, ठीक है। ब्राह्मण यही वाले काम करेगा, क्षत्रिय यही वाले काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पोस्ट है, जो वर्ण है, ये हेरिडिटी हो गया, और इनके ऊपर, शूद्र के ऊपर और अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज इम्पोज कर दी थी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा इनइक्वालिटी आप देखोगे, ठीक है। विमेन के रिस्पेक्ट में क्या बात हुई, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि पेट्रियार्कल कंट्रोल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, पेट्रियार्की इंक्रीज हो गई, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज जो है वो और ज़्यादा, कह सकते हो आप, बढ़ गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर हम ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड से हम कंपेयर करें तो इस टाइम पीरियड में, महाजनपद टाइम पीरियड में पेट्रियार्की जो है वो और बढ़ गई, ठीक है। इस दिस लेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वुमेन का स्टेटस और डाउन चला गया, वुमेन स्टेटस गॉट लो इन दिस पीरियड, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए डिफरेंट ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ने बताया है अबाउट द लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो इन्होंने पॉइंट किया है कि इस टाइम पीरियड में जो वुमेन है उनका स्टेटस जो था वो थोड़ा लो हो चुका था, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। महाजनपद पीरियड में कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, जैसे मैंने आपको इसमें अबाउट, देखिए हमने क्या क्या आज हमने डिस्कस किया है। वी टॉक्ड अबाउट द पोट्री, वी टॉक्ड अबाउट द गिल्ड सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट पर्ण और कर्षपर्ण विच इज़ द मनी इकोनॉमी सर्कुलेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। उसके बाद हमने अष्टाध्यायी की बुक जो पाणिनि जी की बुक जो है अष्टाध्यायी, वो हमने समझी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट विलेज लाइफ, कोर विलेज, सराउंडिंग विलेज एंड बॉर्डर विलेज। फिर वी टॉक्ड अबाउट द टैक्स बली, ठीक है, शुल्काध्यक्ष के बारे में पढ़ा, फिर पीजेंट्स को कितना टैक्स देना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमने किंग, ठीक है, और उनके ऑफिशियल्स के बारे में देखा। फिर रिपब्लिकन सिस्टम जाना, रिपब्लिकन नेचर क्या है इन द महाजनपद पीरियड। और उसके बाद लीगल और सोशल सिस्टम में हमने धर्मसूत्र और वुमेन की जो स्टेटस है वो देखी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। So this was all about this lecture, and if you really like this video, do share this video to your friends. Thank you so much. We'll see you in the next lecture. Bye.